हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसमें हमने देखा था कि जो डेड प्लांट्स होते हैं वो आपको 3 तरह के सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है। जो डेड प्लांट्स होते हैं वो डिकम्पोज होने के बाद, उनकी डिकम्पोजिशन होने के बाद 3 तरह के सब्सटेंसेज में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है। अब ये कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम होते क्या हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये बेसिकली एक बहुत बड़ा सोर्स है, मेजर सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। सो हम इनको 1 बाय 1 अब डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनसे कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं, राइट। तो सबसे पहले आ जाता है कोल। अब कोल को आप 4 पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं। जैसे पहले पॉइंट में हम डिफाइन करेंगे कि कोल होता क्या है, व्हाट इज कोल, ठीक है। दूसरे पॉइंट्स में हम देखेंगे कि कोल बनता कैसे है, हाउ कोल इज फॉर्म्ड। थर्ड पॉइंट में हम लोग टाइप्स ऑफ कोल्स को डिस्कस करेंगे, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट में हम कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे जो कि आप कोल से हासिल करते हैं, राइट। सो इन 4 पॉइंट्स में हम कोल को कंप्लीट करेंगे। अब पहला पॉइंट कि व्हाट इज कोल, कोल होता क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। कोल बेसिकली इज ए ब्लैकिश मिक्सचर ऑफ compounds of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कोल जो होता है ब्लैकिश मिक्सचर होता है किन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स का, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। अच्छा, इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी नाइट्रोजन एंड सल्फर के कंपाउंड्स की भी होती है। सो ये तो हो गया आपका कोल। अब हम देख लेते हैं सेकंड पॉइंट को कि कोल बनता कैसे है, हाउ कोल इज फॉर्म्ड। कोल इज फॉर्म्ड बाय द decomposition of dead plants inside the earth crust millions of years ago। मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मीन्स के लाखों साल पहले जो प्लांट्स मर गए थे, डेड हो गए थे, ठीक है, उनकी डीकम्पोजिशन के बाद क्या बनता है, कोल बनता है, राइट। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुका हूं कि अबाउट 500 मिलियंस ईयर्स गुजर जाने के बाद डेड प्लांट्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी कभी ये जो पीरियड है, ये जो ड्यूरेशन है, ये 650 मिलियन ईयर्स भी हो सकती है, ठीक है। मतलब कि 65 करोड़ साल भी गुजर जाते हैं, तब जाकर आपके जो डेड प्लांट्स हैं ये किस में कन्वर्ट होते हैं, कोल में कन्वर्ट होते हैं। इसी में एक टर्म यूज हो रही है, कार्बोनाइजेशन। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या होती है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ wood into coal in the absence of air under high temperature and pressure।
इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। कि वुड का किस में कन्वर्ट हो जाना? कोल में कन्वर्ट हो जाना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के पर। ठीक है, सो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कोल किस तरह से बनता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, विच इज टाइप्स ऑफ कोल। अब ये जो कोल की टाइप्स होती हैं, हम किस बेस पे कोल को इसकी टाइप्स में डिवाइड करते हैं, राइट? वो है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, कार्बन की परसेंटेज की बेस पे, कार्बन की अमाउंट की बेस पे हम कोल को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको सिनेरियो समझाता हूं कि कैसे कोल बनता है और कोल की डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, जैसे देखें, सपोज आपके पास ये एक दरख्त है। ठीक है, अब होगा क्या, इसकी एक लाइफ होगी, 100 साल, 500 साल, 1000 साल, जितनी भी है, इसकी एक लाइफ होगी। इसने अपनी वो लाइफ गुजारने के बाद क्या हो जाना है? डेड हो जाना है। ठीक है, जब ये प्लांट डेड हो जाएगा, ये ट्री डेड हो जाएगा, देन इस पर क्या स्टार्ट हो जाते हैं? केमिकल एंड बायोकेमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मीन्स के केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं इस पर, राइट? सो जो पहली स्टेज आती है कोल की, वो आती है पीट। ठीक है, ये सपोज दूसरे ट्रीज हैं। सो जो ये वाला जो ट्री था, ये डेड हो चुका हुआ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? कुछ टाइम के बाद, डिकम्पोजिशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है पीट में। ठीक है, पीट क्या है? वुड के बाद जो कोल की पहली फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं। इंफीरियर क्वालिटी का कोल होता है। ठीक है, अब इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो होता है 60% कार्बन मौजूद होती है इसमें, राइट? और ये जो आपको ट्री नज़र आ रहा था, लाइव ट्री, इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 40% कार्बन मौजूद होता है। ठीक है, अब ये जो पीट है, ये आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये आप यूज़ करते हैं इन किल्स, भट्टियों में यूज़ करते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पे तस्वीर नज़र आ रही है, ये पीट की तस्वीर है। अगर आप लोगों में से किसी को भी एक्सपीरियंस हुआ हो फॉरेस्ट का, जंगल का, या किसी ऐसी जगह का जहाँ पर दरख्त जो हैं वो डेड हुए होते हैं, उन्होंने शायद इस पीट को नोट किया होगा, राइट? अब फिर क्या होता है? अब कुछ अरसा गुजरने के बाद इस पर मट्टी और रेत की एटमॉस्फेरिक इफेक्ट की वजह से इस पर तहें आना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और ये जो पीट है ये ज़मीन के अंदर धंसना स्टार्ट हो जाता है, राइट? ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो चुका है, मीन्स कि इसके ऊपर मट्टी या रेत की लेयर्स आ चुकी हैं। ठीक है, कुछ साल गुजर जाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है उसको बोलते हैं हम, उस कोल को बोलते हैं हम लिग्नाइट। ठीक है, ये सॉफ्ट कोल होता है। इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो कितनी होती है? कार्बन 70% कार्बन मौजूद होती है। ठीक है, अब इस लिग्नाइट को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? इस लिग्नाइट को आप यूज़ करते हैं इन पावर स्टेशंस, जो कोल पावर स्टेशंस हैं। ठीक है, इनमें आप इसको यूज़ करते हैं। फिर कुछ अरसा मज़ीद गुज़रता है, कुछ साल मज़ीद गुज़रते हैं, ये जो लिग्नाइट है इसके ऊपर प्रेशर फर्दर इंक्रीज़ हो जाता है, ये मज़ीद ज़मीन के अंदर धंस जाता है। ठीक है, सो ये जो स्टेज होती है कोल की, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलते हैं बिटुमिनस, या इसी को आप बोलते हैं सब बिटुमिनस। ठीक है, ये आप देख रहे हैं जैसे ये प्रेशर फर्दर इंक्रीज़ हो चुका है, राइट? मतलब ये है कि ज़मीन के अंदर ये मज़ीद धंस चुका है। सो इसमें जो बिटुमिनस में जो कार्बन परसेंटेज होती है वो कितनी होती है? 80% कार्बन मौजूद होता है। इस बिटुमिनस को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? एज ए हाउस होल्ड फ्यूल के तौर पे आप यूज़ करते हैं घरों में।
ठीक है। सिमिलरली फर्दर इस पर प्रेशर इंक्रीज होगा, फर्दर टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, फर्दर टाइम गुजरता जाएगा, ये ज़मीन के अंदर मज़ीद धंस जाएगा। अब ये जो स्टेज है कोल की, इसको आप बोलते हैं एंथ्रासाइट, ठीक है। ये गुड क्वालिटी कोल होता है, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो ग्रेटर देन 90% होता है। और ये यूज़ कहाँ पे करते हैं आप? इस कोल को आप यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, ठीक हो गया। सो ये कुछ टाइप्स थी कोल की ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट। उम्मीद है आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल, के कोल से आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। अब प्रोडक्ट्स पर आने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो आप प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं ये आप कौन सी टेक्निक को यूज़ करके हासिल करते हैं। सो वो टेक्निक है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल की आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं कोल से। अब जैसे नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्ट करना, तोड़ना, ठीक है। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कोल को आप हीट करते हैं। इसको हीट करने के बाद आप इसको तोड़ते हैं, उससे आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। अब वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कोल से आप हासिल करते हैं कोल गैस। सेकंड प्रोडक्ट है अमोनिकल लिकर। जो थर्ड प्रोडक्ट हासिल करते हैं आप वो है कोल तार। एंड जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है कोक। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं। अब हम वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आप देख लें कोल गैस को। कोल गैस क्या होती है? कोल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। सो बेसिकली जो कोल गैस होती है ये इन तीन गैसेस का मिक्सचर है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का। अब आप इसको यूज कहां पे करते हैं? इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज ए फ्यूल। आप इंडस्ट्रीज में कोल गैस को एज ए फ्यूल आप यूज करते हैं। और क्या यूज है इसका? इट प्रोवाइड इनर्ट एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर in various metallurgical operations। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में ये ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है जो कि इनर्ट होता है या रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनमें आप किसी भी मेटल को उसके ओर से अलग करते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्लास 9 में चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन को आप एक्सट्रैक्ट करते थे फ्रॉम इट्स ओर विच इज Fe2O3। आयरन के ऑक्साइड से आप आयरन को अलग करते थे। अब इनर्ट एटमॉस्फेयर क्या होगा? इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है इनएक्टिव एटमॉस्फेयर। इसी तरह रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कौन सा होता है? जैसे आपने पढ़ा था कि आप आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। अब किस चीज़ से रिड्यूस करते हैं? बाय यूजिंग कार्बन। कार्बन जो है आयरन ऑक्साइड को क्या करता है? रिड्यूस कर देता है, उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है, ठीक है, और आयरन आपकी अलग हो जाती है। सो इस तरह का ये एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है
कोल गैस। जो सेकंड प्रोडक्ट है जो कि हम कोल से ऑब्टेन करते हैं वो है अमोनी का लीकर। अब अमोनी का लीकर क्या होता है? बेसिकली ये सॉल्यूशन होता है किस चीज का? अमोनिया का वाटर के अंदर। ठीक है, अमोनिया का वाटर के अंदर सॉल्यूशन जो होता है उसको आप क्या बोलते हैं? अमोनिकल लीकर बोलते हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, या आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब ये यूज किस लिए होता है? इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स बनाने में, खादें बनाने के लिए आप यूज करते हैं। जैसे अमोनिया का या अमोनिकल लीकर का जब आप रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, देन क्या बनता है? अमोनियम सल्फेट बनता है, जो कि एक क्या है? फर्टिलाइजर है। ठीक है, सो ये इसका यूज आ गया। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है जो कि हम कोल से ऑब्टेन करते हैं वो है कोल तार। अब ये कोल तार क्या होती है? कोल तार इज ए थिक ब्लैक लिक्विड इस कोल तार में 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि आप कोल तार से हासिल करते हैं उनका भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे बेंजीन है, फिनोल है, टालोइन है, एनिलीन है। ठीक है, इस तरह के एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप कोल से हासिल करते हैं, राइट। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि जिनकी खुशबू अच्छी होती है। ठीक है, प्लेजेंट स्मेल वाले जो कंपाउंड्स होते हैं आप उनको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। या ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होता है, राइट। सो ऐसे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब कोल तार के आप यूजेस भी देख लेते हैं। इसके यूजेस क्या क्या हैं? इट इज यूज्ड टू synthesize plastics, rubber, paints, dyes, पेस्टिसाइड्स, वार्निशेस वगैरह। सो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कोल तार, राइट। अच्छा, एक और टर्म आ जाती है जिसको आप बोलते हैं पिच। पिच क्या होती है? पिच इज बेसिकली द रेजिड्यू ऑफ कोल तार। अब कोल तार में से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं, राइट। अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करने के बाद कोल तार में से, अब कोल तार का जो रेजिड्यू होता है, ठीक है, जो बच जाने वाली जो कोल तार होती है, वेस्ट होता है जो कोल तार का, उसको आप क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। अब ये पिच किस लिए यूज होती है? ये यूज होती है फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। रोड्स बनाने में यूज करते हैं आप, एंड रूफ्स, ये जो छतों पे की वाटर प्रूफिंग के लिए भी हम इसको पिच को यूज करते हैं। ठीक हो गया।
सो ये तो था थर्ड प्रोडक्ट कोल तार, जो कि आप कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं। फोर्थ प्रोडक्ट कोल से हासिल होने वाला वो है कोक। ठीक है, अब ये कोक क्या होता है? कोक होता है सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब कोल था आपके पास, उसको आपने हीट करना स्टार्ट किया इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, तो आपको मिल गई कोल गैस मिली, अमोनिकल लीकर मिला, ठीक है, और कोल तार मिली, राइट। एंड पर जो बच जाने वाला जो रेजिड्यू है, एंड पर बच जाने वाली जो सब्सटेंस होता है, जो कि सॉलिड रेजिड्यू होता है, उसको आप क्या बोलते हैं? कोक बोलते हैं। ये बेसिकली कार्बन ही होता है। इट इज ऑलमोस्ट 98% कार्बन। अब ये यूज किस लिए होता है? इट इज यूज्ड एज ए reducing agent in the extraction of metals। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपने चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्लास 9 में एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन पढ़ा था, राइट, जिसमें आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर विच इज हेमाटाइट Fe2O3। उसके लिए जो आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? कार्बन, विच इज़ कोक। प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं आपके पास? प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयरन, राइट। अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूं, सो इस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, सो ये जो आप कार्बन यूज़ कर रहे हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऐसा रिएक्टेंट या ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे रिएक्टेंट की क्या करता है? रिडक्शन करता है, रिड्यूस करता है दूसरे सब्सटेंस को, और ख़ुद की क्या हो जाती है? उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट में इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, देन इट मीन्स कि कार्बन की खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, बट इसने आयरन में से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया, आयरन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया। ठीक हो गया। सो ये तो था यूज़ ऑफ कोक। फाइनली आपका जो कोल का जो टॉपिक था वो हुआ ख़त्म। उम्मीद है आपको लेक्चर की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मुझे पता है आप लोग थक गए होंगे काफ़ी। ठीक है, सो अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं हूं कामरान चौधरी और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।